आप सभी दर्शकों को स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जो शख्स हैं, जो कैलाश सत्यार्थी, जो एक नोबेल प्राइज विजेता रह चुके हैं, उनके बचपन बचाओ आंदोलन के इलाहाबाद के एम्बेसडर हैं और अभी इस पद पर कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी के छात्र हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और इनसे आने वाले चुनाव में के बारे में भी जानेंगे और इनकी क्या पढ़ाई चल रही है, बचपन बचाओ आंदोलन क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल कि बचपन बचाओ आंदोलन है क्या बेसिकली, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपकी टीम का धन्यवाद। बेसिकली अगर बचपन बचाओ आंदोलन, जिसको बीबीए कहा जाता है, ये माननीय कैलाश सत्यार्थी, जिनको प्यार से भाई साहब भी कहते हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेन फोकस ये किया जाता है कि जो 14 साल से कम बच्चे होटल वगैरह में या फैक्ट्री वगैरह में, भट्टे वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, तो उनको रोकने का। और चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, इस पे पूरा फोकस यह बल देता है कि जो 14 साल से बच्चे, जो उनके मूल अधिकार हैं पढ़ाई लिखाई शिक्षा से संबंधित, पहले उनको किया जाए। लेकिन कारणवश ये होता है कि कहीं कहीं परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं लोगों को अपने बच्चों को ना पढ़ाने के उसमें। इस वजह से अपने बच्चों को कहीं होटल में, कहीं भट्ठों पर, कहीं अन्य जगहों पे डाल देते हैं। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली ऐसे बच्चों को ढूंढता है कि जो मजबूर नहीं है, जिनको जबरदस्ती उस सेक्टर में छोड़ दिया गया, जो जिनका मन पढ़ने का हो लेकिन वो ना पढ़ा करके उनको फैक्ट्री वगैरह में डाल दिए गए हैं। तो ऐसी जब रिपोर्ट वगैरह होती है तो पता चलता है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस पर पूरा एक्शन लेता है, ऐसे बच्चों को रेस्क्यू कराता है। रेस्क्यू कराने के बाद उनकी जो भी जिम्मेदारी होती है हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेता है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात की है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है और करती है, तो किस प्रणाली के बेसिस पर काम करती है, उसकी कार्य करने की प्रणाली क्या है? हाँ, बेसिकली बात की जाए हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, तो बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कई पार्ट हैं। एक बचपन बचाओ आंदोलन है, एक कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन है, जिसके अंतर्गत जो आजकल देखते सुनते होंगे कि जो ट्रैफिकिंग होता है, बाल व्यापार होता है, 14 साल से कम बच्चे इंडल्ज हैं ऐसे चीजों में, जिनको पढ़ाने और खेलने कूदने की उम्र होती है, तो ऐसे इंडल्ज कर दिया, तो ऐसे बच्चों को हम लोग रेस्क्यू करते हैं, जो कि ये बड़े पैमाने चलता है। अगर बाल व्यापार की बात करें तो ये अभी तो हमारे भारतवर्ष में नहीं है, पूरे वैश्विक लेवल पे चल रहा है। तो हम लोग अभी तो भारतवर्ष में हैं, लेकिन इसकी बातें जो हमारे अन्य देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातें होती रहती हैं। माननीय कैलाश सत्यार्थी जी अन्य राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करते हैं और जो भी सॉल्यूशन होता है, और हमारे देश के जो भी गृह मंत्री हैं या जो सूबे के जो मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, उनसे भी बात होती है कि ऐसे कौन सी पहल उठाया जाए कि जो ऐसे बच्चे मजबूर हुए हैं उनको मतलब वहां से रेस्क्यू किया जाए। दूसरी बात की, अच्छे अगर एक बच्चा मणिपुर से है जी, उसे अगर रेस्क्यू करना हो, तो उस बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कहाँ करवाई जाएगी? उसे हॉस्टल प्रोवाइड करवाया जाएगा? उसकी शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी? उसके लिए आपकी फाउंडेशन क्या करती है? फाउंडेशन, पहली बात, हमारी फाउंडेशन एक टोल फ्री नंबर जारी की हुई है, जो कि आप उस टोल फ्री नंबर पे जब आप संपर्क करना चाहेंगे तो ये बेसिकली निःशुल्क है। आप कहीं भी से किसी भी नंबर से आप डायल करेंगे तो उस पर हमारे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी हैं वो एक्शन लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जब बच्चे रेस्क्यू हो जाते हैं तो वहाँ पे उनके माँ बाप से कंसल्ट किया जाता है। अगर उनके माँ बाप, चूंकि बहुत से बच्चे अनाथ होते हैं, उनके अन्य गार्जियन वगैरह होते हैं जो ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन उनका खुद ध्यान देता है, और इसके लिए वहाँ पे दिल्ली में इसके सेंटर भी खोले गए हैं। और कहीं और किसी शहर में सेंटर खोले गए हैं जो क्या प्रोवाइड करवाती है? नहीं, फिलहाल तो भी दिल्ली में ही है, और इसके मेंबर आपको हर क्षेत्र में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, पूरे भारत में जो जितने भी सूबे हैं सब जगह मिल जाएंगे। आज दौर चुनाव के हैं। पिछले विधानसभा 2017 में हुई, अब 2022 में चुनाव होने वाली है। एक वोटर और एक नेता, और पिछले कई दशकों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कई व्याख्यान हुए हैं और कई में पता चलता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की राजनीतिक विचारधारा शुरू से ही कई भयावह स्थिति से रही, और एक वोटर के नाते 2022 के चुनाव में मुद्दा क्या है, बेसिक मुद्दा क्या है? एक वोटर के नाते जाने तो मुद्दा क्या है? मुद्दा अगर चुनाव के निस्बत में बात करें तो इस बार का मुद्दा बेसिकली सबसे बर्निंग जो इशू है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, शिक्षा का क्षेत्र है, और यही बेसिक मुद्दे हैं। और महिलाओं के सुरक्षा के बारे में बात की जाती है। 3 ऐसे बेसिक नीड्स हैं जिनको पूरी कर दिया जाए तो समाज का अच्छा
अच्छा खासा जो एजेंडा है वो पूरा किया जा सकता है, समाज में एक अच्छी संदेश दी जा सकती है। पिछले बार ऐसा हुई कि पिछले बार जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपना चुनाव कैंपेन शुरू किया तो उनका बेसिक मुद्दा था कि हमने विकास किया 5 सालों में, 12 से 17 की जो चुनाव हुई उसमें हमने विकास किया, विकास के मुद्दों को आगे लेकर बढ़े, उन्हीं के बेस पर चुनाव लड़ा। लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने न कि विकास का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, उनके अपोजिट। तो क्या इस बार फैक्टर विकास के होंगे या हिंदुत्व का फैक्टर कितना काम करेगा ये अपने राज्य परिधि पर? देखिए, अब जनता की बात की जाए तो जनता बेशक बहुत सजग हो चुकी है इन सब बारे में। हिंदू मुस्लिम ये सब जो कास्टलिज्म है, इन सब चीजों से लोग ऊपर उठ चुके हैं। क्योंकि पिछले सरकार की, तत्कालीन सरकार की बात की जाए माननीय अखिलेश यादव की, तो उस वक्त भी अच्छे फैक्टर्स काम किए थे। उस वक्त 100 नंबर जो पुलिस व्यवस्था अच्छी कारगर साबित हुई है। उसके बाद अगर 108 हेल्थ सेक्टर में देखे जो एम्बुलेंस वगैरह थी गाँव में, शहर तो नहीं लेकिन गाँव में इसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और रही बात आपकी वोटर क्या सोचता है, विकास या हिंदुत्व, तो हमें नहीं लगता है कि मतलब वोटर इतने सजग हो चुके हैं कि वो इन सब चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे नहीं ध्यान देंगे। इसका मतलब ये कहें तो कि चुनाव मैंने मुख्य रूप से विकास के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। हाँ, तो क्या विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते हैं तो एक वोटर क्या देखता है बाई फेस कि सीएम का फेस कौन होगा? ये जैसे एक मुद्दे होती है कि अभी चुनाव हो रहे हैं तो किसमें मुद्दा देखा जा रहा है कि योगी वर्सेस अखिलेश सीएम फेस है कि क्या जो वोटर ये देखता है कि मेरा विधायक जो क्षेत्र का प्रतिनिधि क्या है, किस बेस पर वोट करता है, क्षेत्र के प्रतिनिधि या सीएम फेस देखकर? बेसिकली यहाँ पे जो मतदाता का जो मेजोरिटी पार्ट है उसको देखा जाए तो वो सीएम अगुवा का जो नेतृत्व करता होता है वो फेस देखता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने प्रतिनिधि से जो क्षेत्रवार जुड़े होते हैं वो देखते हैं कि हमारा विधायक कैसा है। लेकिन जो अधिकतर लोग होते हैं, जनता अधिकतर लोग अपने मुखिया को देखती है कि हम अगर इस सरकार को चुन के भेजते हैं तो इसका मुखिया कौन बनेगा, क्योंकि सारी चीजें विधायक न तय करके एक मुखिया तय करता है। तो जो अधिकतर अभी तक जो चुनाव हुए हैं तो उसमें मेन फैक्टर सीएम का चेहरा होता है। इस बार का जो चुनाव, पिछले चुनाव हुए हैं, पिछले चुनाव में तो क्या हुआ कि मोदी का वर्सेस अखिलेश मेन मुद्दा फोकस ही थी। एक तरफ मोदी थे, दूसरी तरफ बुआ अखिलेश और राहुल गांधी थे। इस बार का फैक्टर आपको क्या लगता है, योगी वर्सेस अखिलेश है या मोदी वर्सेस अखिलेश है? चूंकि एकदम फैक्टर एकदम साफ है, मोदी जी तो वैश्विक स्तर के नेता ही हैं और चूंकि ये क्षेत्रीय राजनीति है, यूपी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो यहाँ भी फैक्टर अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग मोदी वर्सेस अखिलेश यादव देख रहे हैं। क्योंकि कुछ तबका है जो योगी जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन योगी जी भी जाने जा रहे हैं तो मोदी जी की वजह से जाने जा रहे हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चुनाव हो रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं अभी तो जहाँ भी 5 स्टेट में जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे मेन फैक्टर मोदी जी का होता है। एक चेहरा जो होता है, जो स्ट्रेट होता है, स्टैंड जो लोग लेते हैं वो मोदी जी की वजह से लेते हैं। तो मोदी जी एक अहम चेहरा माने जाते हैं, अहम चेहरा माने जा रहे हैं इस विधानसभा चुनाव। बिल्कुल। दूसरी बात कि अभी केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को वापस लिया। उनकी कहा जा रहा है कि उनकी वोट बैंक की राजनीति की वजह से कि अपने आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्वी यूपी का जो ज्यादातर वोटर है किसान है उन पर असर करेगा, तो इस चलते ले लिया गया, बैकफुट पर आ गया। क्या वास्तविकता यही है कि मोदी सरकार ने डर कर 3 बिल कानूनों को वापस लिया या वजह कुछ और हो सकती है? एक वोटर के नाते आपकी क्या विश्वास है? और जब वापस लिए तो इसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ेंगे या नहीं? बिल्कुल, इसका असर तो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ेंगे। और दूसरी बात रही कि मोदी जी डर के लिए हैं या कुछ समझ के लिए हैं, तो चूंकि वो ऐसे आइन वक्त पे वो उन्होंने अपने 3 किसान बिल को वापस लिया है, चूंकि एक विधानसभा चुनाव आने ही वाले हैं, तो अधिकतर लोग यही देखते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिकरण हुआ है। जो किसानों का मुद्दा जो हावी हुआ वो, अगर हमें नहीं लगता है कि अगर चुनाव वगैरह ना होते तो ऐसा कुछ हो पाता कि वो मोदी जी रिपील कर पाते या 3 मुद्दों को वापस किसान बिल को ले पाते। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो किसान का जो 3 कानून बिल वापस हुआ है इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का एक अहम हिस्सा है। इससे मतलब राजनीतिकरण हुआ कह सकते हैं इसमें, हम दो राय नहीं है इसमें। मोदी जी ने कहा कि अगले 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। योगी भी ने कहा कि 2022 तक
इंडिया यूपी की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगी। तो क्या इकोनॉमिक्स बेस पर बताया जाए तो ये तो कभी माप से खरे जिस रेस से जीडीपी प्रोसेस चल रही है उस रेस से तो कभी संभव है ही नहीं। ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी इकोनॉमी के बेस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जो 5 ट्रिलियन की बात हो रही है सेंट्रल लेवल पे, 1 ट्रिलियन की बात हो रही है यूपी लेवल पे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं, तो ऐसा फिर पहली बात तो संभव नहीं है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन ये जो हमारी जीडीपी वगैरह डाउन हुई है, इसका एक अहम हिस्सा जो हमारा जो कोविड-19 का महामारी है, पैंडेमिक हुई है, इससे बहुत प्रभावित हो गए, बहुत से सेक्टर प्रभावित हो गए हैं, जिस कारण से हमारी जीडीपी धराशायी हो गई है। लेकिन जिस तरह से सब चीजें निजीकरण के ओर जा रहे हैं, उससे सरकार को फायदा हो रहा है। और एक दूसरी बात है जो जीएसटी वगैरह लागू हुआ है, इससे भी एक अहम राजस्व का हिस्सा सरकार के खाते में जा रहा है। तो जीडीपी बढ़ेगी लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि कोरोना एक बहुत अहम किरदार निभाया है जो धराशायी करने में जीडीपी को। पिछले चुनाव में, अभी भी चुनाव जब हो रहे हैं तो मोदी जी ने खुलेआम मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि मोदी सरकार बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने सरकार में काम करके दी है कोरोना में। लेकिन हम लोगों ने पेपर माध्यम हर माध्यम से देखा कि लाशों को जलाने की जगह नहीं मिली तो नदी में दहाए जा रहे हैं, और अभी बखान कर रहे हैं कि नहीं कोरोना हो गई। तो इसका कोरोना का जो काम बेहतर है हमारे यूपी में नहीं है, तो उस पर क्या चुनाव पर असर पड़ेगा, कितना पड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसका चुनाव पे तो बिल्कुल असर पड़ेगा ही, क्योंकि जो ऐसे मामले हुए जो 100 को ना जला करके ऐसा प्रबंधन ना हो सका कि वो उनके परिवार वाले उनका चेहरा देख सके, या उनको सिस्टमैटिक वे में जिस तरह उनका प्रक्रिया या क्रिया होना चाहिए वो धार्मिक रूप से कर नहीं पाए हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में ठेस है इस बात का। तो चूंकि ये फैमिली से जुड़ा हुआ मैटर है, परिवार से जुड़ा हुआ, जहां भी हताहत हुए हैं तो ये फैमिली से जुड़ा हुआ मैटर है, तो इस वजह से चुनाव फैक्टर बनेगा और लोगों पे इसका गहरा असर पड़ा हुआ है इस सब चीजों का। इसका मतलब चुनाव के मायने में कोरोना असर पड़ने वाला है, इकोनॉमी असर पड़ने वाला है, चूंकि कहें तो इसका मतलब कि विकास असर हो। बिल्कुल, कोरोना महामारी सिर्फ राजनीति में नहीं, सामाजिक, आर्थिक और हर तक मानसिक इसका असर पड़ेगा। तीनों स्तर से इसका असर पड़ेगा कोरोना महामारी का। हर लोग प्रभावित हुए, हर स्तर से प्रभावित हुए हैं। तो फिर भी बीजेपी का चुनाव मुद्दा कहीं और जा रहा है, विकास को ना छोड़कर मोदी जी या कहीं योगी जी कहीं और मुद्दे को ले जा रहे हैं अपने हिंदुत्व की तरफ। तो क्या जनता इस बात को एक्सेप्ट करेगी, या कितना % कर सकती है, कितना हो सकता है? चूंकि बहुत से लोग होते हैं, अगर बात की जाए बेसिकली हमारे यूपी और बिहार की, तो चूंकि इनका लिटरेसी रेट डाउन है, और चूंकि लिटरेसी रेट डाउन होने की वजह से लोग उतना सोच नहीं पाते हैं कि हमारी बेसिक इसेंशियल चीजें क्या होती हैं। इसेंशियल चीजें होनी चाहिए रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तभी होगा जब लोगों को अच्छी व्यवस्था मिलेगी, रोजगार में अच्छे उनको रोजगार व्यवस्था में अच्छा हिस्सेदारी होगी। चूंकि सब मिल नहीं पा रहा है तो लोग कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। लिटरेसी रेट डाउन होने की वजह से लोग उतने सजग नहीं हो पाते हैं, और इनका एक ऐसा टीम तैयार हुआ है जो सत्ता पक्ष के लोगों का, कि वो लोगों को एकदम माइंड डाइवर्ट कर दिए हैं, माइंड से चेंज हो चुका है। ये ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि हम जो हैं हम ही रखवाले हैं आपके धर्म के, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। चुनाव तो हमें विकास के मुद्दों पर लड़ना चाहिए, रोजगार पर लड़ना चाहिए, शिक्षा पे लड़ना चाहिए, एजुकेशन पे लड़ना चाहिए, लेकिन इन सब चीजों को दरअसल एकदम इग्नोर कर दिया गया है। तो कहीं कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण होगा और उस पर चुनाव पर असर पड़ता है इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि लोग विकास को इग्नोर कर देते हैं। जिस तरह ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए हमारा फैक्टर क्या होना चाहिए या हमारे लिए क्या अच्छा चीज है, उसको ना देख के बेसिकली लोग मुड़ जाते हैं ध्रुवीकरण की ओर। एक कह सकते हैं कि विशेष धर्म की ओर, धार्मिक कम्युनिज्म की ओर ध्रुवीकरण हो जाता है। चलिए, एक वोटर के नाते आपकी कई विचारधाराएं या कई तरह के सोच हो सकते हैं, लेकिन एक वोटर के नाते आपके जहन में नीड में क्या कम से कम 3 या 4 काम करने चाहिए गवर्नमेंट को आगे आने वाले 5 साल में, चाहे अपने प्रोपेगेंडे में रखें कि ये 4 काम यूपी के लिए जरूरत है, होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी बचपन बचाओ फाउंडेशन जुड़े हैं तो उस फाउंडेशन में आप घूमते होंगे तो यूपी की नीड क्या है, जरूरत क्या है, उसे आप अपना अनुभव किया होगा आपने। तो 4 या 5 आप एक टॉपिक बताएं जिससे कि समझ में आ सके सामने वाले को कि नहीं कि यूपी के 5 साल में ये कार्य होने चाहिए, प्रोपेगेंडा हो। देखिए, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी राज्य को अगर खुशहाली का स्तर प्राप्त करना हो तो सबसे पहले वहां के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। जब शिक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो जाती है तो लोग खुद सक्षम हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और जहाँ का शिक्षा व्यवस्था डाउन रहता है, जर्जर आती है, वहां की चीजें लोग
दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो सोच नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो इसलिए अगर इस चुनावी मुद्दे को देखा जाए, एजेंडे में देखा जाए, तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि जो शिक्षा का स्तर है उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग चुनावी स्तर पे ज्यादा से ज्यादा लोग बहस करें, उसको मुद्दे का स्तर बनाएं। और दूसरी बात, खुशहाल राष्ट्र को चलने के लिए स्वास्थ्य होना भी जरूरी होता है। जब नागरिक स्वास्थ्य होता है तो अच्छी चीजों को क्रियान्वयन करने में समर्थ होता है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी होना चाहिए। और तीसरी बात, जो महिलाएं सुरक्षा के डर से निकल नहीं पा रही हैं, वो समाज में एक आला जिस स्तर पर काम करना चाहिए उस स्तर पर काम नहीं कर पा रही हैं, तो उनको एक सुरक्षा का दृढ़ संकल्पित करना चाहिए कि हम सुरक्षा की व्यवस्था हम देंगे। तो ऐसी कई 3 चीजें हैं, शिक्षा व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था हो गया, सुरक्षा व्यवस्था हो गया। अगर इन चीजों पर व्यापक स्तर पर कार्य हो जाए तो लगभग समाज का एक अच्छा स्तर बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। दूसरी बात की, मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि प्राइवेटाइजेशन, सभी का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। कुछ हद तक उनकी बात की सत्यता है कि कुछ हद तक प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। तो प्राइवेटाइजेशन को किस हद तक देखते हैं कि कितना सही है और कितना क्या होने वाली क्या गलत हो सकती है उससे लेकर हानि? देखिए, प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए तो निजीकरण का जो व्यवस्था है, तो इससे अभी तो हाल ही में देखते हैं कि जगह जगह रेलवे कर्मचारी हैं या विद्युत कर्मचारी हैं या अन्य सेक्टर के कर्मचारी हैं, वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो अगर इसको जीडीपी के स्तर पे मापा जाए या राष्ट्र का उस पे जीडीपी स्तर बढ़े, तो अगर उस स्तर पे बात करेंगे तो अच्छी बात है। क्योंकि जो कंपनियां होंगी, जो सेक्टर्स होंगे, वो निजी स्तर पे सौंप दिया जाएगा और उनसे हमको जो बेनिफिट होगा हम उसको आम आवाम के वेलफेयर में लगा सकते हैं उसके धन को। लेकिन जब बात की जाती है रेलवे की या विद्युत कर्मचारियों की, तो उन्हें कहीं ना कहीं डर सताता है कि हम प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, एक अस्थाई से अस्थाई वे में चले जाएंगे। तो वो उनको इस चीज का डर है कि कहीं हम मतलब, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है इसमें जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है। इस वजह से डर होता है कि बेरोजगारी के स्तर चरम सीमा बढ़ सकती है। इस वजह से कह सकते हैं कि बेरोजगारी के स्तर पर बात की जाए तो अच्छी बात नहीं है। और अगर अर्थव्यवस्था के स्तर पर बात करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन कुछ हद तक कह सकते हैं सही है, कारगर साबित हो सकती है। प्राइवेटाइजेशन करें तो ठीक तो है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं किया तो सरकार को, इसके लिए रोजगार पर असर तो पड़ेंगे ना। तो रोजगार को लेकर क्या हो सकते हैं कि इस पर उपाय क्या किया जाए कि रोजगार बच्चों को मिले? रोजगार का सबसे अच्छा ये होना चाहिए कि जगह जगह उद्योग का और लघु उद्योग हो गए, एमएसपी वगैरह हो गए, छोटे छोटे उद्योगों का क्षेत्रवार हमको स्थापित करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर जब हम उद्योग का, अस्पताल का, स्कूल विद्यालयों का जब स्थापित करेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार पाएंगे। तो इन सब बेरोजगारी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमको उद्योग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए, आज हमारे साथ थे सलमान साहब, जो अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने बताई कि यूपी चुनाव में जो होगी, चाहे किसी भी सरकार का प्रोपेगेंडा होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, और कई जो 3 मुख्य पॉइंट्स है, बाकी पॉइंट्स हो सकते हैं जो कम से कम एक राजनीतिक पार्टी को अपने प्रोपेगेंडे में 5 साल में रखनी चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आप सर, आपके लिए इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।